हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफ़ेक्ट इन एनी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के बारे में आपको चीज़ें पता हो चुकी हैं, साथ में आपको ये भी पता हो चुका है कि कंडक्टर्स कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं और उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट का मतलब समझने से पहले आप ये समझिए कि हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे जनरेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर के पास में करंट कैसे फ़्लो होगी, और फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो किसी एक सेल की वजह से करंट हम बना सकते हैं, या हमारे पास में जो एक्सटर्नल सोर्स है मींस, या फिर हम अपने घरों से लाइट लेकर के उस कंडक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक डीसी सोर्स लेते हैं, डायरेक्ट करंट सोर्स लेते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर हमारा हीट करता है। एसी से भी हीट करता है, बट हमें ऐसे समझना है कि हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी के पास में एक पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, एक बैटरी है, उस बैटरी के पास में एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करिए कि आपके पास में एक आयरन का पीस है, आप कहीं से उठा के लेके आते हैं। अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। हम एक आयरन का पीस लेकर के आए, उस आयरन के पीस को, हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास एक बैटरी, ये हमारे पास बैटरी है। इस बैटरी के पास आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ टर्मिनल होते हैं। इसमें यहाँ पर एक पे प्लस लिखा रहता है, एक पे माइनस लिखा रहता है, ऐसा है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने दो वायर ऐड किए, ये एक वायर ऐड किया, एक ये वायर ऐड किया, ठीक है ना। और ये हमने एक आयरन का छोटा सा पतला सा टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। आयरन का एक पीस लिया हमने, ठीक है, आयरन का ही। इस आयरन के पीस को हमने इस और इस पॉइंट के बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। पहली कंडीशन ऐड कर दिया। ऐड करने पर इस पे क्या होगा, पहली कंडीशन है। अब इस आयरन के पीस को हटा के हमने अपना यहाँ पर फैन जो होता है ना, फैन जो ऐसा करके फ़ैन होता है हमारा, जिसमें ऐसे करके पंखे लगे रहते हैं, ये फ़ैन ऐड कर दिया। जैसे हम इसमें फ़ैन ऐड करते हैं तो फ़ैन चलने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी केमिकल एनर्जी है, सेल क्या करता है, देखिए बहुत ध्यान समझिए, सेल क्या करता है, सेल का काम क्या है, सेल का काम ये है, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पहले केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है पहले। फिर उसके बाद में इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले इसने क्या किया है, पहले इस बैटरी ने, जिसके पास में केमिकल एनर्जी थी, एक एक स्टेप चलिए आगे। पहले हमारे पास एक सेल था, सेल को हमने, कई सेलों को जोड़ के हमने बैटरी बनाई। सपोज करो यहाँ से आओ, सेल प्लस सेल, बहुत सारे सेल। जो सेल कौन से होते हैं, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, अपनी घड़ी में, वॉच में जो लगाते हैं, उन सेल को यूज़ करके हमने बहुत सारे सेल को जोड़ा और उन सेल को मिला करके हमने बनाई बैटरी, ठीक है, बैटरी बनाई, ठीक है। सेल का काम क्या होता है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने अगर अपना पंखा लगाया तो ये पंखा चलता है, ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेल दिया है, उस सेल को हमने किसी भी एक आउटसोर्स से जोड़ दिया, ये आउटसोर्स है, आउटसोर्स से जोड़ दिया, तो या तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हमने इस पंखे की जगह पर, सपोज़ करिए इस पंखे की जगह पर हमने यहाँ पर अपना बल्ब लगाया होता, बल्ब, तो ये किस में कन्वर्ट होता, तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये वाली बल्ब में कन्वर्ट हो जाती। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा सेल का कॉन्फ़िगरेशन अभी तक का समझो थोड़ा सा पहले। ओके, अब इसमें क्या मतलब है, हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है, जो हमने सेल लिया हुआ है, उस सेल से हम आयरन के पीस में इसको अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कुछ होता है इसमें। कहेंगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, देखो नई चीज़ समझो। हमने अपना एक सेल लिया, ये बैटरी ली हमने, इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया ये आयरन के एक रॉड को, ये आयरन को हमने ऐसे थोड़ा सा घूम करके ऐसे लगा दिया। अब आपको याद आ रहा होगा कि घरों में जब आप गर्मी होती है, ठंडी में क्या होता है, घरों में ऐसा कुछ एक्शन होता है और इस रॉड को आप पानी के अंदर डालते हैं,
जब आप इसको डालते हैं तो आप देखते हैं कि ये वाली रॉड उस पानी को, जो वाटर होता है, उसे गर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड है हमारे पास किसका है, मान लिया हमने आयरन का कोई भी पीस है। आप इस रॉड की जगह पर आयरन का कोई भी पीस ले सकते हैं। इस रॉड की जगह पर आयरन का कोई भी एक पीस ले लीजिए, ऐसे करके इस पीस में करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन करने के बाद में आप पाएंगे कि अगर ये केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी में, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी को हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कन्वर्जन ना होने की कंडीशन में ये जो आयरन का पीस है, जो आयरन का पीस है, ये इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी यानी सर थर्मल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जिसमें हमें जो भी सब्सटेंस या मटेरियल दिया हुआ होगा, वो मटेरियल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ये करेगा कि उसके पास में हीट आ गई है, हीट की पावर आ गई है। जैसे कि आप लोगों, मैंने एग्जांपल बताया ना कि ठंडियों में आप लोग रॉड लेते हैं, आपके घर में रॉड लगी रहती है, ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके होती है ना रॉड, कहेंगे सर होती है। इस वाली रॉड को आप पानी के अंदर डालते हैं और ये प्लग लगाते हैं अपने घरों के स्विच के अंदर, लगाते हैं। जैसे स्विच लगाते हैं वैसे ही रॉड पानी को गर्म कर देती है। ये हमारा पानी भरा हुआ इसके अंदर, ये हमारा पानी भरा हुआ इसके अंदर, ये पानी को गर्म कर देती है। क्यों गर्म करती है? क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है, ये गर्म हो रही है, हीट हो रहा है। तो हीट कैसे होगा ये समझना है। तो हमारे पास ये सेल दिया है, इस सेल से पॉजिटिव चार्ज या करंट, हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो करंट ऐसे फ्लो होगी और इसमें से होते हुए ऐसे आ जाएगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ से हम, अगर हमें इसका पोटेंशियल पता हो बैटरी का, तो हम इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल बनेगा वो और जितनी करंट फ्लो होगी वो रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। इस वाले A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए किसी भी चार्ज पार्टिकल या करंट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। सपोज करिए हमें पता है, एक स्टेप लिखिए, पॉजिटिव चार्ज मेड करंट, नेगेटिव चार्ज मेड करंट, बट current direction of positive charge, current direction along to पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पर देखो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में होगा, ऐसे करके, ठीक है ना। और निगेटिव चार्ज क्या करता है, करंट बनाता है, बट करंट डायरेक्शन अपोजिट टू द निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट फ्लो होगी, यहाँ पर प्लस की ओर फ्लो होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में, जो अंदर लाने में वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मतलब पोटेंशियल कहते हैं। तो W इज इक्वल टू V अपॉन Q, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, V एंड Q। पर अगर हम सेल के अकॉर्डिंग बात करें तो सेल के अंदर एक प्रेजेंट होता है EMF, ठीक है। सेल के अंदर एक EMF प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ से इस चार्ज को इस वाले पॉइंट से पूरे सर्किट में घुमाने के लिए एक वर्क डन करना पड़ता है, जिस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है इतना, V इज इक्वल टू W एंड Q, W बाई Q, ठीक है। V is equal to W by Q. Here, work done on this conductor W is equal to V into Q. We know that दो इक्वेशंस, Q is equal to IT
V इज इक्वल टू आई आर, देन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा कितना, V I T, और कितना आई टी, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस वर्क डन अक्रॉस दिस कंडक्टर ए बी के अक्रॉस इस पे कितना वर्क डन होगा, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, ये वर्क हो गया इसका, ये इसका वर्क हो गया, ये इसका वर्क डन हो गया भैया। ठीक है, वर्क डन के बाद में क्या आएगा, तुमने वर्क डन निकाल लिया, कहेंगे सर ठीक है निकाल लिया, ओके, बट वर्क डन का करेंगे क्या, तो वर्क डन से हमें करना है एक काम छोटा सा, देखो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें अपने एक पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाना है। ठीक है, घुमाने से क्या होगा, एक एक स्टेप को समझो। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ से लिया और यहाँ तक घुमा करके ले करके आए, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो हमने कहा ठीक है ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर हो गया यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं कि A से B तक ले जाने में इससे कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क आ गया इतना, तो वर्क का फॉर्मूला कितना हो गया, इक्वेशन 1 हो गई है, इक्वेशन 2 हो गई, और वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, इक्वेशन 3 हो गई। इन 3 इक्वेशन को मिला करके हमने ये फार्मूला बनाया। ठीक है ना, ये फार्मूला बनाया। अब समझो फार्मूला बनाया क्यों, तो क्या सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं, तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है वर्क एंड हीट में, W इज इक्वल टू J इंटू क्यू, जहाँ पर J क्या है, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, और W क्या है, वर्क, और J क्या है, हीट है, तो ये हीट है, ये क्या है, वर्क है। ठीक है, और ये क्या है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, 4.2 इसकी वैल्यू होती है। आप समझो बहुत ध्यान से। ठीक है, हीट की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं, हीट की यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, और वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल, और इसकी होती है कैलोरी। यूनिट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जितना हम वर्क डन चार्ज से करवाएंगे वो सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, कितना कन्वर्ट होगा। अब अगर W की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो Q इज इक्वल टू W कितना है हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, यही तो है 4.2। ठीक है, 4.2 है, तो यहाँ पर 4.2 आ गया, तो ये Q क्या है, हीट है। अब बुक में, कुछ बुक्स में ये Q की जगह पर H दिया हुआ है, हीट H। ठीक है, तो आपको H भी याद रखना है, तो यहाँ से आएगा H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T। ये 3 लॉज बन गए, 1 2 एंड 3। इन तीनों लॉज को मिला के हम एक लॉ बनाते हैं, उस लॉ को कहते हैं जूल्स हीट्स लॉ, या हीट्स लॉ ऑफ जूल्स। ठीक है, ये कह सकते हैं, जूल के हीट के 3 नियम हैं। नियम कैसे हैं, कैसे बने ये आप समझिए। किसी भी एक कंडक्टिंग वायर में जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट, जितने टाइम तक आप करंट को फ्लो कराएंगे उतने टाइम तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। समझिए कैसे, ये आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई, इन्हें हम जूल हीट लॉ कहते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, इन्हें ही हीटिंग इफेक्ट कहते हैं न्यूटन्स के पास में। तो बेसिकली सिंपल तरीके से हम बोले तो ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है, कोई वायर है, ठीक है, उस वायर के द्वारा अगर हम उस वायर पर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, ठीक है, किसी भी सोर्स से हम उसको एक एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी कौन सी, सेल एनर्जी। इस बैटरी से हमने इसको जोड़ा और यहाँ पर बल्ब नहीं लगा हुआ है, कोई भी अदर चीज़ नहीं लगी जिससे हमें उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकें, तो इस मटेरियल को क्या करेगा, ये हीट करने लगेगा, गर्म हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये हीट करने लगेगा, ऐसे करके ये हीट करने लगेगा। जैसे ये हीट करना स्टार्ट हो जाएगा तो उस हीट की क्वांटिटी कितनी होगी, वो हीट की क्वांटिटी इतनी होगी। वो हीट की क्वांटिटी किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगी, तो करंट पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी और टाइम पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, सपोज करिए
यही से क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। इफ करंट इंक्रीज टू टाइम्स देन हीट इंक्रीज 4 टाइम्स। कैसे निकाला? ये फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए हीट करंट को हमने डबल कर दिया, ठीक है, तो हीट कितनी हो जाएगी? 4 टाइम आ जाएगी, ठीक है। 2 किया हमने, 2 to the 4 होता है, ये 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 पे आइए। इसी में अगर हम इसको इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो 4 टाइम डिक्रीज भी हो जाएगी, स्क्वायर वाले फॉर्म में काम करेगा। रेजिस्टेंस को, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज देन हीट इंक्रीज, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 में आइए। इफ टाइम इंक्रीज देन हीट इंक्रीज, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को किसी भी सेल के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी जो हमारे पास में कंडक्टर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस हीट इफ़ेक्ट के फ़ायदे भी हैं बहुत सारे, बिल्कुल फ़ायदे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, गर्मियों में, सर्दियों में, हर जगह पर। सर्दियों में क्या होता है, आपको पानी गर्म करना पड़ता है, वाटर को बॉईल करना पड़ता है, उसके लिए आप रॉड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम उस रॉड को कैसे बनाते हैं? रजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। रजिस्टेंस ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसके पास रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। जिसके पास रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वो हीट ज़्यादा बनाएगा, ठीक है, हीट ज़्यादा बनाएगा। तो ये हो गया। एक हो गया इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल कॉफ़ी मेकर हो गया। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें आप देखते हैं, जिसमें आपको हीट का यूज़ करना होता है, वो सभी इन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। H=I²RT, ये आपका हो गया इतना, ठीक है ना, ये आपका हीट का हो गया। यहाँ पर हाँ, मैंने आपको जे नहीं बताया, जे क्या होता है? जे इज़ द यूनिवर्सल मैकेनिकल कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ देखो हीट कांस्टेंट, ठीक है, हीट कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.2। अब जे की वैल्यू इतनी होती है 4.2, तो जे की वैल्यू कितनी होगी? 4.2 जूल पर कैलोरी, ये इसकी वैल्यू होती है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके जूल्स लॉ हैं, जूल्स हीट्स लॉ है ना, जूल्स लॉ लिखो सिर्फ, जूल वाला, ठीक है ना, ये आपके जूल्स लॉ है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें घटित होंगी, बढ़िया लगेंगी, नहीं लगेंगी। क्वेश्चन करने पे ही चीज़ें बहुत ही इजी रहती हैं, जिससे समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा जल्दी से कि क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो आपके पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सपोज करिए कि एक हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, कहेंगे सर ठीक है, एक वायर है हमारे पास, मान लिया। उस वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से होंगे, कई फॉर्मूले दिए हैं, उन फॉर्मूलों को यूज़ करना होगा, बस और कुछ नहीं। तो मैं सारे फॉर्मूले एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, एक एक करके। एक शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं सारे फॉर्मूले। देखिए मैं कॉलम बनाता जाऊँगा। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Q=Ne होता है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल की हो गया। और Q होता है IT। तो 2 फॉर्मूले आपको ये याद रखने हैं क्योंकि इसमें इसका यूज़ होगा। फिर ओम्स लॉ का आपको पता है, V=IR होता है, ठीक है ना। फिर एक फार्मूला आपने पढ़ा था पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, V=W/Q, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद में आपने इस पोटेंशियल को कैसे यूज़ किया, ये हमारा वर्क डन होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा W=VQ, इसे हमने कन्वर्ट किया है, फॉर्मूला आपका यही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को इसमें रखेंगे तो W आ जाएगा कितना? IRQ आ जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले से Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? IT I²RT।
इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इन वाले फार्मूलोज में जो हमने अभी डब्ल्यू इज इक्वल टू जे क्यू बताया, ठीक है, इस फॉर्मूले से क्यू या इसकी जगह पर मैं को बराबर लिख डब्ल्यू इज इक्वल टू जे एच लिख रहा हूँ। ठीक है ना, हीट आपकी बुक में एच भी दिया हुआ हो सकता है, तो आप एच लिख लीजिए, जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग करिए। ये इतने फार्मूले हो गए। अब अगर हम डब्ल्यू की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे इज इक्वल टू एच। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, इतने फॉर्मूले याद रखने, सिंपल सा है, कुछ नहीं, याद कुछ भी नहीं करना। आपने दो फॉर्मूले अगर आपको ये पता है, ओम्स लॉ सबको पता होता है, ये पोटेंशियल सबको पता होता है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये है ओम्स लॉ, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और सपोज करिए एक कंडक्टर दिया हुआ है, नहीं कंडक्टर नहीं, एक हीटर दिया हुआ है, हीटर का रेजिस्टेंस दिया है 10⁶ ओम। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। एक हीटर दिया हुआ है, ठीक है, एक हीटर दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है 10⁶ ओम, 6 ओम। इसकी जगह पर 1 मेगा ओम भी लिख सकता है, ठीक है ना, दे सकते हैं, इतना दिया है। और बताया गया है कि जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस इतना है, और इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट आई की वैल्यू है 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। और 30 सेकेंड तक इस रेजिस्टेंस में 30 सेकेंड तक करंट को फ्लो किया जाता है। मैं इसे खोलने की कर रहा हूँ, 30 सेकेंड तक, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक करंट को फ्लो किया जाता है। तो जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा हीटर है, इस हीटर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हीट, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है 2, तो हो जाएगा 4 इंटू आर कितना है 10⁶, टी कितना है 30 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा कितना, 12 10⁷ जूल। ठीक है, W इतनी जूल एनर्जी उस रेजिस्टेंस के पास जाएगी। ठीक है, इतनी जूल एनर्जी रेजिस्टेंस के पास जाएगी, हीटर के पास में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में, तो 12 10⁷ अपॉन जे। इफ़ यहाँ लिखो J इज इक्वल टू इफ़ J इज इक्वल टू 4.0 जूल पर कैलोरी। ठीक है, जूल पर कैलोरी, तो यहाँ पर हमने किया 4, तो कितना आ जाएगा 3 10⁷ कितना आएगा बताइए, कैलोरी। इतनी कैलोरी हीट हमें मिलेगी। अब देखिए, इतनी हमने एनर्जी भेजी थी उसके पास में, हमें इतना मिला। मतलब सिंपल सा है कि जितनी हम एनर्जी वर्क डन करेंगे उतना हमें हीट नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 टाइम डिक्रीज मिलेगा। देखो 4.2 होता है, हमने 4 रख के चेक किया, ठीक है ना, इतना आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्लियर है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखो, आर फाइंड करिए, हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करिए, करंट दी है, और एच की वैल्यू कितनी दे दी, एच की वैल्यू 60 कैलोरी दी हुई, 60 कैलोरी दी हुई। आर फाइंड करना है, फाइंड कर लेंगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है ना, फाइंड कर लेंगे, नहीं फाइंड करेंगे बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप फटाफट कर लेंगे, मुझे पता है। ये एक ये हो गया हीटर। एक आता है बल्ब के लिए क्वेश्चन, एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है ना, एक बल्ब दिया है जिसके ऊपर V इज इक्वल टू 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। ठीक है ना, 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। ओके, V इज इक्वल टू हमें मालूम चल गया। और इस बल्ब के अंदर जो सप्लाई जा रही है 220 की जा रही है, 220 की सप्लाई जा रही है, 30 सेकेंड तक के लिए जाती है, 50 सेकेंड के लिए मान लो, 50 सेकेंड के लिए जाती है, ठीक है ना, सप्लाई।
सेकेंड नहीं 50 10 एम्पियर की करंट जाती है और t इज इक्वल टू 50 सेकेंड के लिए, 50 सेकेंड के लिए रेजिस्टेंस नहीं दिया है हमको। क्या रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। v इज इक्वल टू आई आर से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। v कितना है 220, i कितना है 10 एम्पियर, r हम फाइंड कर लेंगे, कट जाएगा यहाँ से, तो r इज इक्वल टू 22 ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। हमें हीट फाइंड करनी है, हीट फाइंड करनी है। तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हीट के लिए फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, ये होता है। अब अगर ये 4 दिया होता तो वेरी सिंपल था, I की वैल्यू 2 दिया है, 10 दिया है 100 हो जाएगी, R कितना है 22, ये हो जाएगा, T कितना दिया है 50 सेकेंड दिया हुआ है, अपॉन ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये कर करोगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 55 0 इंटू 100 अपॉन 2, तो इसे कट करो कितना हो जाएगा 2 7 5 10 टू पावर 2, ये आपका आएगा हीट, ये किस में आएगा कैलोरी में, ठीक है ना। ऐसे करके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आई टोटली ट्रस्ट विथ यू। सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।